राजीव से शादी करने के बाद प्रिया अब एक बिगड़े हुए ससुराल में आती है। हे भगवान, बापूजी, ये आपने क्या किया? आपने अभी अभी फाफड़ा जलेबी खाई और उसका पैकेट और थैला यही फर्श पर फेंक दिया। अरे प्रिया बहू, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? अभी काम वाली वंदू आकर साफ सफाई करने ही वाली है, तो फिक्र क्यों करनी? लेकिन बापूजी, ये हमारा घर है और कूड़े कचरे को डस्टबिन में फेंकते हैं, ना कि यूं फर्श पर। हाँ हाँ, बड़ी आई स्वच्छता अभियान चलाने वाली। इन्होंने कचरा किसी सड़क पर नहीं फेंका है, अपने ही घर में फेंका है। तो तू इतना मत सुना। लेकिन बा, आप बापूजी को इस बात में इतना बढ़ावा कैसे दे सकती है? वो तो हमेशा किसी छोटे बच्चे की तरह गंदगी फैलाते रहते हैं। अरे छोटे बच्चों को तो समझता नहीं है, लेकिन इनको तो समझना चाहिए ना। वो कुछ भी करे, तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? शांत रहे और अपने काम से काम रख, पागल कहीं की। आगे प्रिया कुछ बोल नहीं पाती। जब जब प्रिया अपने पति के लिए पौष्टिक खाना बनाती है, उसकी सास राजीव को तला भुना हुआ खाना खिलाती है। ये ले डिकरा, और ले, तेरे पसंदीदा समोसे भी है बेटा। ले, ये हरी और लाल चटनी भी खा इसके साथ। अरे बस बस माँ। राजीव, तुम ये सब नहीं खा सकते। और बा, राजीव अगर इतना सारा ऑयली और हेवी खाना खाएगा तो इसकी तबीयत पर असर होगा। अरे ओ कागड़ी, टोक मत लगा, खाने दे उसे, इतने में कुछ नहीं होता। खा राजीव डिकरा, खा ले। प्रिया को अपनी सास का बहुत गुस्सा आता है। प्रिया हमेशा से ही उसूलों वाली होती है। उसे ना तो गंदगी पसंद होती है और ना ही अनुशासन का अभाव। एक रोज जब प्रिया रसोई में खाना बना रही होती है, तभी, हे ठाकुर जी, ये तू क्या कर रही है बहू? अरे तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि खाना कभी नाप तोल के नहीं बनाते। और डाल, और इसमें भी 1 कटोरी चावल डाल। बेवकूफ कहीं की। लेकिन बा, इतना सारा खाना कोई नहीं खाएगा। खामखा ये खाना फेंकने में ही चला जाएगा। नहीं, खाना कभी फेंकने में नहीं जाता। तुझे मैं जितना बोल रही हूँ तो उतना ही कर, एडवांस में मत बोल, चापलूस कहीं की। प्रिया पहले तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन दिन ब दिन अपने बिगड़े हुए ससुराल को देख उसका माथा गर्म होने लगता है। कांता रोजाना बासी खाना काम वाली वंदू को देती है। एक दिन, बा, क्या आपको खबर भी है कि आप कितना बड़ा गुनाह कर रही है हर रोज? क्या मतलब? रोजाना उस बिचारी वंदू को बासी खाना देती हो, और अगर उसे खा खाकर कहीं वो और उसके बच्चे बीमार न पड़ जाए, क्या आपको इस बात का अंदाजा भी है? अरे ओ जगन माता, तू तो अपना कोई आश्रम ही खोल दे। इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान कौन देता है भला? बा, ये छोटी छोटी बातें ही एक साथ मिलकर बड़ी बात बनती है और हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, जबकि हमें इसके बारे में गंभीर रूप से सोच विचार करना चाहिए और हर एक चीज का ध्यान रखना चाहिए। तू शांत रहे, मैं एकदम सही करती हूँ। दान करके मैं पुण्य ही कमा रही हूँ। नहीं माँ जी, आप कोई पुण्य का काम नहीं करती, बल्कि आप तो पाप कमा रही हो। अगर आपको दान करना ही है तो ताज़ा खाना दीजिए ना। ताज़े खाने में और बासी खाने में सेम ही राशन लगता है ना? अपने घर वालों को ताज़ा खाना और बाहर के लोगों को बासी खाना, ये कहाँ की इंसाफी हुई बा? प्रिया की बातें सुनकर कांता चुप हो जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि गलती उसी की है। वही बापूजी गंदगी फैलाना कम करने की जगह और भी ज्यादा फैलाने लगते हैं। ऐसे में एक दिन काम वाली बिना बताए छुट्टी पर चली जाती है और सारा कचरा वैसे का वैसा ही पड़ा रहता है। बहू, तुम अंधी हो क्या?
दिखाई नहीं देता कि मेरा कमरा कितना गंदा हुआ पड़ा है? इसे साफ करो। नहीं, मैं आपके कमरे को साफ नहीं करूंगी। गंद फैलाओ आप और साफ मैं करूं? ये मुझे मेरे पापा ने नहीं सिखाया है। आपको अपना कचरा खुद ही उठाना चाहिए, तब जाकर आपको समझ आएगी। क्या? अपनी बहू की तेज बातें सुनकर हंसमुख चौंक जाता है। आखिर में उसे ही अपने कमरे की सफाई करनी पड़ती है। धीरे धीरे प्रिया घर में सुधार तो लाने लगती है, लेकिन 2 से 3 दिनों तक राजीव शराब पीकर आने लगता है। उषा की साकी रे, आपस हार न जाए कोई, ख्वाहिश बाकी। ये सब क्या नौटंकी है राजीव? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? पिछले 2 से 3 दिनों तक तुम लगातार शराब पी रहे हो। सो सॉरी प्रिया। वो मेरे दोस्त आए हैं अहमदाबाद से, इसीलिए थोड़ी पार्टी शार्टी कर रहे थे। राजीव, तुम्हें तो पता ही है ना कि तुम्हें शराब बिल्कुल सूट नहीं होती, तो तुम इतनी शराब क्यों पीते हो? अरे थोड़ा तो लिमिट रखा करो। अब पी लिए बेबी, सॉरी। अब नहीं पीऊंगा। हमका पीनी है, हमका पीनी है। तुम तो पूरे पागल हो गए हो राजीव। राजीव की इस हरकत को देखकर प्रिया का गुस्सा और बढ़ जाता है। फिर एक दिन घर के दरवाजे पर एक साधु महाराज आते हैं। बेटी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, तनिक कुछ खाने पीने के लिए दे दो, बहुत भला होगा तुम्हारा। जी साधु महाराज, अभी देती हूँ। लेकिन जब प्रिया रसोई में जाती है तब वह देखती है कि सारा राशन तो खत्म हो चुका है। इसीलिए साधु महाराज भूखे पेट ही घर चले जाते हैं। उस दिन राजीव की तबीयत भी बहुत खराब हो जाती है और हॉस्पिटल की दवाइयों में ही उनके हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं। देख रही हो ना बा, कितने बेढंगी प्रकार से सब कुछ चलते आ रहा है हमारे घर में। आप हमेशा ही राशन ज्यादा इस्तेमाल करती हो ना, इसीलिए आज जिन्हें खाना देना चाहिए था उन्हें हम खाना दे ही नहीं पाए, क्योंकि घर में राशन था ही नहीं। हाँ बहू, आपको मैं हमेशा कहती रही कि मत खिलाइए राजीव को इतना ऑयली और फैट वाला खाना, उसे सूट नहीं होगा। लेकिन नहीं, आपने मेरी एक नहीं सुनी। देखिए, अभी वो बिस्तर पर लेटा हुआ है। शराब और ऑयली खाना खाने के कारण उसका पेट कितना दर्द कर रहा है। हाँ बहू, तू एकदम सही बोल रही है। मैं हमेशा सही थी बा, लेकिन ना जाने क्यों आप मुझे हमेशा गलत साबित करने के पीछे पड़ी हुई थी। लक्ष्मी मैया कभी भी बिगड़े हुए घर में अपने शुभ कदम नहीं रखती, फिर चाहे सेहत के कारण हो, सफाई के कारण हो या फिर राशन कम होने के कारण हो। कांता, हसमुख और राजू तीनों को अपनी गलतियां बखूबी समझ आती है और वो तीनों प्रिया से माफी मांगते हैं और उस दिन के बाद से सभी अच्छे और सही ढंग से रहने लगते हैं। उमा की 2 बहुएं होती हैं, बड़ी बहू कीर्ति और छोटी बहू निशा। कीर्ति और बाकी घर वाले इतने पढ़े लिखे नहीं होते। घर में छोटी बहू निशा ही इकलौती पढ़ी लिखी होती है। निशा घर के सारे काम संभालने के साथ साथ जॉब भी करती थी और चंद दिनों में ही वो सभी घर वालों की चहेती बन जाती है और कीर्ति की अटेंशन पूरी तरह कम हो जाती है। इस बात से कीर्ति को बहुत जलन होती है। ये पढ़ी लिखी चुड़ैल जब से इस घर में आई है, सभी इस पर लट्टू हुए जा रहे हैं। नहीं, अगर ऐसे ही रहा तो ये तो मेरा पत्ता एक झटके में ही कट कर देगी और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझे इस अच्छी और सर्वगुण संपन्न बहू को सबकी नजरों में बुरा बनाकर ही रहना है और मुझे वापस से सबकी चहेती बननी है। अब अपनी देवरानी को सबकी नजरों में बुरा बनाने के लिए जेठानी अपनी 420 शुरू कर देती है। एक दिन कीर्ति अपनी सास की अलमारी से पैसे और गहने चुरा कर उन्हें निशा के कमरे में छुपा देती है
सारे गहने और पैसे गायब देख उमा हैरान रह जाती है और पूरे घर में तलाशी करने के बाद उसे गहने और पैसे निशा की अलमारी में मिलते हैं। छठी बहू, ये सारे पैसे और गहने तेरी अलमारी में क्या कर रहे हैं? इसका मतलब तूने चोरी की है। नहीं मम्मी जी, मैंने ये चोरी नहीं की है। मुझे तो खुद को नहीं पता कि ये गहने और पैसे मेरी अलमारी में कैसे आए। सच में मम्मी जी, मेरा विश्वास कीजिए। लेकिन निशा, अगर तुमने ये पैसे और गहने नहीं चुराए तो फिर ये पैसे खुद चलकर यहाँ आए तो नहीं होंगे ना? कैसी बातें करती हो तुम भी? घर वालों का विश्वास क्या पा लिया? तुमने तो ये सारे धंधे शुरू कर दिए। लेकिन माँ जी, जेठानी जी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मतलब मैं खुद पैसे कमाती हूँ तो मुझे चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुझ जैसी मॉडर्न लड़कियों को। किस खेत की मूली होती हो तुम। इस बार मैं तुझे बख्श रही हूँ कलमुही। अगली बार अगर तूने ऐसा कोई कांड किया तो मैं तुझे गरम कढ़ाई में तलकर खा जाऊंगी, समझी तू? कोई भी निशा की बात का यकीन नहीं करता और निशा भी अपने ऊपर चोरी का इल्जाम लगे हुए देख खूब हैरान होती है। वही कीर्ति के कलेजे में बहुत ठंडक पड़ती है। इतना सब कुछ करने के बाद भी कीर्ति अपनी चालों से बाज नहीं आती। वो चालें चलना जारी रखती है। एक दिन कीर्ति सास की दवाई में दारू मिलाती है। अब इस दवाई की बोतल में मिल गई है दारू और इस दारू को पीकर अब माजी करेंगी डिस्को डांस और मचाएंगे खलबली और इसका सारा बिल फटेगा मेरी प्यारी और भोली सी देवरानी निशा के नाम। निशा अपनी सास को दवाई की बोतल देती और उमा उस दवाई को पी लेती। उसी दौरान घर में मेहमान भी आते। दारू की नशे की वजह से उमा उनके सामने खूब नौटंकी करती है। आइए, पधारिए। आप दोनों तो एकदम लंगूर और खजूर की जड़ी लग रहे हो। अरे उमा बहन, ये आप क्या कह रही हो? और ये क्या, आपने तो शराब पी रखी है। अरे नहीं, मैंने तो खाली दवाई पी रखी, उसी का नशा चढ़ा है शायद। अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करो दिन गिन 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 इंतजार, आजा पिया आई बहार। ओ नो, ये क्या हो गया मम्मी जी को? ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? अब ये दोनों मेहमान जाकर पूरे मोहल्ले में माजी की बदनामी करेंगे और फिर होगा धमाका। उमा के इस बर्ताव से वो दोनों मेहमान गुस्सा होकर चले जाते और उसकी पूरी मोहल्ले में खूब बदनामी करते। अगले दिन सुबह जब उसे होश आता है तब वो निशा को खूब सुनाती है। नालायक औरत, तेरे कारण ही मैंने कल इतना तमाशा किया। अब मैं मोहल्ले में कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। बता जल्दी, क्यों लाई तूने वो शराब जैसी दवा? मम्मी जी, शायद आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मैंने तो सही दवाई लाई थी, मेरा यकीन कीजिए। तो फिर माजी की दवाई में शराब कैसे आई? जादू से? कुछ भी बकवास करती रहती हो तुम निशा। सच तो ये है कि तुम्हारा सारा ध्यान तो सिर्फ पैसा कमाने में ही रहता है और अपने घर परिवार की तुम्हें रत्ती भर की भी चिंता नहीं है। जेठानी जी, आप मुझे गलत समझ रही हो। आप जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। अपनी आवाज नीचे रखो। जेठानी भी सास जैसी होती है। नया नया सब अच्छा होता है। अब तुम भी इस घर में पुरानी हो गई हो, इसीलिए तुमने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। निकम्मी कही की। अब धीरे धीरे निशा घर वालों की नजरों में बुरी बनती जाती है और कीर्ति अपने मंसूबे में कामयाब होती जाती है। अब वक्त आ गया है इस 420 के खेल को अंतिम पड़ाव में लाने का। अब की बार मैं ऐसा कुछ करूंगी
जिससे इस निशा का नामो निशान ही मिट जाए घर से। अरे निशा, तुम्हारे बाल तो कितने सुंदर और घने हैं, लेकिन मेरे बाल देख कितने पतले हो गए हैं, हमेशा झड़ते रहते हैं। तू क्या लगाती है बालों को? आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मेरे पास एक आयुर्वेदिक तेल है, आप इसे यूज करके देखिए। मुझे तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, आपको भी आएगा। फिर निशा अपनी सास को तेल ला कर देती है। अरे माँ जी, इससे कुछ भी मत लीजिए आप, क्या पता इस तेल में क्या हो। पिछली बार भी इसने आपकी दवाई में शराब मिलाई थी, देखा ना आपने। जेठानी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ जी, अगर आप चाहो तो इस तेल को मैं अभी आपको लगा कर दिखा सकती हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, उतना भरोसा है मुझे तुझ पर। फिर उमा तेल की शीशी को अपने कमरे में रख देती है और कीर्ति उमा के कमरे में चुपके से जाकर उस तेल में गंजे होने की दवाई मिलाती है। अब मजा आएगा। अब इस तेल को जब ये बुढ़िया अपने बालों में लगाएगी तब तो ये गंजी हो जाएगी और तब टूटेगा इसके सब्र का बांध और ये निकाल देगी निशा को घर से बाहर। रात होने पर उमा उस तेल को अपने बालों में लगाती है। अगले दिन सुबह कीर्ति अपने आप को गंजी देखकर भौचक्का रह जाती है। नहीं, ये क्या, मैं गंजी कैसे हो गई? कीर्ति की चिल्लाने की आवाज सुनकर उमा और निशा उसके कमरे में आती है। हे भगवान बड़ी बहू, तू तो गंजी हो गई, ये कैसे हो गया? अरे जेठानी जी, ये क्या हो गया आपके बालों के साथ? गंजी तो आपको होना चाहिए था, मैं कैसे हो गई? मैंने आपके तेल में गंजे होने की दवाई मिलाई थी, लेकिन आपके बाल तो सही सलामत है। मेरे ही तेल ने मुझे धोखा दे दिया। मेरी प्यारी जेठानी जी, आपके तेल में मैंने ही गड़बड़ की थी। क्या? तू जब मेरे तेल में गंजे होने की दवाई मिला रही थी ना, तभी मैंने और निशा ने सब कुछ देख लिया था और तभी हमने तुरंत अपने तेल को अच्छे वाले तेल से बदल दिया और तुझे सबक सिखाने के लिए तेरे तेल में गंजे होने की दवाई मिलाई। आपको क्या लगा आपकी 420 की चालों के बारे में हमें कभी पता नहीं चलेगा? आपका भांडा फूट चुका है, अब हमें सब कुछ पता चल गया है। मैं तो अपने ही खोदे हुए गड्ढे में बुरी तरह से फंस गई। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। निशा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। और इस तरह से कीर्ति की सारी अकल ठिकाने पर आ जाती है और वो कई दिनों तक गंजी रहती है और 420 करना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देती है।